आवाज नामा। सभी सुनने वालों को कृष्ण टंडन का नमस्कार, प्यार, आदाब और सत श्री अकाल। हमारी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, लाखों लोगों से मिलते हैं। कुछ उनमें से दोस्त बन जाते हैं, कुछ उनमें से आखिरी सफ़र तक साथ चलते हैं, कुछ उनमें से ऐसे हो जाते हैं जिनके बगैर आप रह नहीं सकते, जिनकी एडवाइस के बिना आप कुछ कर नहीं सकते, और कुछ पल भर के लिए आपकी ज़िंदगी में आते हैं। मगर कुछ ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि आपका जीवन बस कुछ कर बैठता है। आपको लगता है कि इससे बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता था, और आपके जीवन में प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं और आपके जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर। अरे मेरे दोस्तों, आप कहाँ जा रहे हो? अरे 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 सुनिए सुनिए सुनिए, रुकिए 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 साहब, जरा रुकिए। मैं आपको कोई अपनी बेसुरी आवाज़ में गाना नहीं सुना रहा हूँ। मैं तो सिर्फ आपको ये जताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रा थोड़ा सा अपने जहन पर, अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि ये ब्यूटीफुल सदाबहार खूबसूरत गीत किस सदाबहार अभिनेता पर फिल्माया गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, एवरग्रीन हमारे देवानंद साहब, जिनके मुकाबले कोई हो नहीं सकता। देवानंद साहब एक ऐसी हस्ती रहे हैं मेरे जीवन में जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि मैं देव साहब के बहुत ही करीब रहा हूँ। जब मैं लंदन में BBC में कार्यरत था, तब मेरी देव साहब से मुलाकात हुई थी, और वो मुलाकात देव साहब की अंतिम सांसों तक बनी रही। मेरे कहने की मुराद है कि मैं तब तक उनके साथ था जब तक वो जिंदा थे, जब तक वो काम कर रहे थे। और मेरे लिए इससे बढ़कर खुशनसीबी और कुछ नहीं हो सकती कि देव साहब ने मुझे इस तरह से प्रेरित किया है एक काम करने के लिए, और वो काम मैंने कर डाला। उनकी जो सीख थी मेरे जीवन में, वो मैंने उसे पकड़ लिया और उसके साथ साथ चलता रहा। मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि देव साहब से मेरी मुलाकात लगभग सन 2005 में हुई, और वो दिन मुझे अब तक याद है। मैं BBC में काम कर रहा था, BBC हिंदी सर्विस में लंदन में, और मुझे वो दिन याद है कि जब मैं एक बहुत ही मशहूर डांसर, जो कि क्लासिकल डांसर हैं, उनका एक प्रोग्राम लंदन के भारतीय विद्या भवन में एंकर कर रहा था। क्योंकि मैं जब उससे पहले इंडिया में था, दिल्ली में था, तब भी मैं उनके प्रोग्राम्स एंकर किया करता था, उनके प्रोग्राम का संचालन किया करता था। और वही लंदन में भी हुआ। वो जितनी बार भी आई, मैंने उनके प्रोग्राम का संचालन किया। और देखिए मेरे नसीब, कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मंच, वो प्रोग्राम, वो दिन मेरे लिए, मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो जाएगा। इतना खूबसूरत पल, इतना खूबसूरत दिन, इतनी खूबसूरत शाम तो मैं कभी नहीं भूल सकता। और इसका जिक्र मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी चेजिंग कैओस में भी किया है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप बेशक ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं वो पूरा का पूरा वाकया, पेज नंबर 270 पर, कैसे मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो साहब, मैं उस प्रोग्राम का संचालन कर रहा था, तो अचानक मुझे किसी ने आके पीछे से कहा कि थोड़ा धीरे धीरे करना, कोई बहुत बड़ी हस्ती आने वाले हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपनी जुमलेबाजी, अपने जोक्स, अपने इधर उधर के करतब करने शुरू कर दिए, और प्रोग्राम शुरू हो गया। हमारी नृत्यांगना मंच पर आई, उन्होंने स्तुति की, पूजा की, वंदना की। इतने में वो साहब स्टेज पर आए, और तब तक जब वो स्टेज पर आए तो मैं पीछे चला गया था, मुझे नहीं मालूम कौन थे। तो खैर, मैं आपको इसको थोड़ा सा छोटा करके बताता हूँ कि जब वो स्टेज पर आए, उन्होंने उनका स्वागत किया,
फूल मालाएँ पहनाई गई और उसके बाद मैंने कार्यक्रम शुरू कर दिया। इंटरवल के दौरान तकरीबन 1.5 या 2 घंटे के बाद हम लोग स्टेज पर थे, तो वो भी स्टेज पर आ गए और अचानक उन्होंने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा तो क्या आप सोच सकते हैं कि आप जिसको देखने वाले हैं वो कोई फिल्मी जगत का कोई बहुत ही बड़ा कलाकार होगा, फनकार होगा? नहीं, कभी नहीं, मैं तो नहीं सोच सकता। और उन्होंने, जब मैंने उन्हें मुड़कर देखा तो उनकी वही चिर परिचित मुस्कुराहट, बहुत ही ब्राइट मुस्कुराहट, बहुत ही बड़ी, और उन्होंने बहुत प्यार से मुझे कहा, अच्छा बोल लेते हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो मैं एक पल के लिए तो जैसे बोलते ना कि वो फ्रीज़र में जम गया था, बर्फ़ जम गई थी मेरे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना काँप रहा हूँ, ना मेरे अंदर कोई मुझे जुम्बिश हो रही है, मेरे जिस्म में कुछ नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ उन्हें देख रहा था। सुर्ख खूबसूरत चेहरा, अच्छे नैनक्श और अच्छी मुस्कुराहट, एक ऑरा लिए हुए एक व्यक्तित्व, एक बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी, देव आनंद साहब मेरे सामने खड़े थे। अरे भाई कुछ बोलो, हम इतने भी बुरे नहीं हैं कि तुम हमसे कोई बात ना कर सको। तो मैं, ये उनके जुमले थे, उन्होंने मुझसे कहा। तो मैंने कहा जी सर, नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्ण टंडन है और मैं BBC हिंदी में काम करता हूँ, हिंदी सर्विस में। ये तो बहुत खूब, बहुत अच्छा बोल लेते हो भाई, ज़बान पर अच्छी कमांड है और मुझे बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। और मैं कहा सर, मैंने झुक के उनके चरण स्पर्श करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे उठा दिया, कहते नहीं ये सब मत करो, हर इंसान अपनी काबिलियत का खाता है। हो सकता है तुम्हें लगता हो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, ओहदे में भी, उम्र में भी, लेकिन कहीं ना कहीं तुम भी बड़े हो अपने फ़न में, अपने हुनर में। क्या बात है, क्या बात है उस जैसे इंसान की कि वो मुझ जैसे इंसान को प्रेरित कर रहा है और मुझे कह रहा है कि मैं अपने में एक बहुत ही ऊंची हस्ती हूँ। खैर, ये उनसे मुलाकात हुई, जाते उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया मुझसे मिलना। तो मैंने कार्ड देखा, पहले तो मेरी बॉडी थोड़ी सी नॉर्मल हुई, ये करीबन 3-4 मिनट लगे होंगे इस पूरे वाक़यात को। जब मेरा शरीर थोड़ा सा संभला, मैंने कार्ड देखा तो वो जा चुके थे और मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा यार, लानत है कि टंडन तुझ पर कि तूने, ऐसा इंसान तुझे मिलने आया, तेरे कंधे पर उसने हाथ रखा और तुझे तेरी तारीफ़ करके गया और तू कुछ बोल भी नहीं सका। तो मैंने कार्ड देखा तो बता, अरे ये कार्ड तो उनके लंदन में किसी होटल का एड्रेस था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो होटल, उस होटल में एक स्वीट उनके लिए 12 महीने बुक रहता था, चाहे वो वहाँ हैं या नहीं। खैर साहब, ये हो गया। और मैंने बाद में अपनी मेरे जो संचालक थे, जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स थे, उनसे मैंने पूछा, कहते सर ये बहुत ही हम लोगों ने मतलब एक सीक्रेट रखा हुआ था कि देव साहब आ रहे हैं, क्योंकि फिर लोगों में हुजूम सा इकट्ठा हो जाता है। और देव साहब एक ऐसी शख्सियत है कि दुनिया के किसी भी कोने में लोग उनको देखने के लिए उमड़ पड़ते थे। तो इसलिए कहते हैं हमने उनको, जिस समय प्रोग्राम शुरू हो चुका था वो तब आए थे, ना ही हमने अनाउंस किया था कि आज के जो मुख्य अतिथि हैं, चीफ गेस्ट हैं, वो देव साहब हैं, क्योंकि ये तो बहुत हल्ला हो जाता। मेन प्रोग्राम बिल्कुल मतलब उसकी वैल्यू नहीं रहती। खैर साहब, थोड़ा सा वक्त निकल गया और मैंने वो कार्ड जेब में रखा, हम अपने काम पे लग गए। थोड़े दिनों के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस कार्ड पर जाया जाए। मैं BBC से मैंने प्रोग्राम अपना ख़त्म किया, शाम का वक्त था, तो मैं उस कार्ड के एड्रेस पर चला गया। तो लकीली देव साहब उस कमरे में थे। मैंने डोर नॉक किया तो उनके जो साथ थे, उनके असिस्टेंट, उन्होंने डोर पर लगा था, जी सर किन से मिलना है? मैं कह देवरन साहब हैं। तो आप? मैं कहा मेरा नाम कृष्ण टंडन है। तो ही आस्क मी कि कोई अपॉइंटमेंट है? मैं कहा जी नहीं, मुझे उन्होंने कार्ड दिया था। अच्छा, अंदर से आवाज़ है, कौन है भाई, आने दो। मैं जब अंदर गया तो वो बैठे हुए थे अपने डेस्क पर, अपनी चेयर पर, कुछ लिख रहे थे। मैं चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे कुछ कह सकूं। थोड़ी देर बैठा रहा तो इतने में ही कुछ चाय पान आ गया, हम लोग कर चाय पियो। थोड़ी देर में मुझे कहते हैं, क्या करते हो इसके अलावा? BBC में अनाउंसर हो? मैं कहा जी। तो कुछ अदाकारी वगैरह कभी की है, कोई एक्टिंग वगैरह? मैं कहा जी मैं दिल्ली थिएटर में काम किया करता था, दिल्ली थिएटर करता था, आकाशवाणी में अनाउंसर था।
तो मेरे साथ काम करोगे? स्कॉटलैंड में शूट कर रहा हूँ। अब साहब ये एक और मुझ पर एक अजीब सी, जैसे बोलते हैं ना कि एक ऐसा हुआ कि मैं फिर कुछ बोल ना सका। मैं कहा सर पता नहीं ऑफिस से छुट्टी वगैरह मिलेगी नहीं, चलो देख लेना, लेकिन मेरी ऑफ़र खुली है। साहब ये सिलसिला चलता रहा। देव साहब जब जब आते थे लंदन, मुझे खबर हो जाती थी उनके उसी असिस्टेंट के थ्रू। मैं जाता था उनसे, उनके साथ बैठता था, उठता था, उनके साथ खूब बातें करता था। उनकी ज़िंदगी में क्या क्या घटा, वो क्या क्या करने वाले हैं और उन्होंने क्या क्या किया, इन सब पर बातें होती थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं उनके साथ घंटों व्यतीत करता था। सिर्फ तभी नहीं जब मैं BBC में जाता था ना, मैं स्पेशली अपने घर से देव साहब से मिलने भी जाता था, जो कि तकरीबन कम से कम नहीं भी तो 50 या 55 माइल्स है वहाँ से, क्योंकि लंदन में माइल्स गिने जाते हैं, किलोमीटर नहीं। ये मेरे लिए एक अजीब, मतलब एक मेरे लिए ज़िंदगी का एक सबक बन गया था कि मुझे उनके पास बैठना ही बैठना है। और जानते हैं, मैंने एक दिन देव साहब से पूछा, मैं कि देव साहब आप हमेशा बूटेड सूटेड रहते हैं, आप कभी रेस्ट नहीं मैंने आपको करते देखा। मैं अगर इवनिंग में आता हूँ तो आप ऐसे बैठे हुए हैं, अगर मैं कभी 11 बजे आ जाता हूँ तो आप ऐसे तैयार हो रहते हैं जैसे आप जब ही जाने को तैयार हैं। तो मुझे कहने लगे, लुक टंडन, आई डाई इन माई बूट्स। मतलब कहने का उनका ये था कि मैं काम करता करता मरूंगा। वाह क्या बात है, क्या बात है, हम ये सब सोच भी नहीं सकते हैं। आई डाई इन माई बूट्स, कमाल है। तो मैं एकदम से चुप, तो फिर हंसने लगे। खैर छोड़ो, ये स्क्रिप्ट पढ़ो। मैंने स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू कर दी। कैसी लगी? स्कॉटलैंड में फिर स्कॉटलैंड उनकी मनपसंद जगह थी। वो लंदन आते थे, लंदन अपना ये सब रूम में अपना सामान, स्कॉटलैंड चला जाया करते थे। तो मैंने कहा देव साहब आप फिल्में बना रहे हैं, इतनी फिल्में कर, और मुझे ये भी पता था अंदर से कि उस दौरान उनकी फिल्में ज़्यादा चल नहीं रही थी, लेकिन वो बंदा अथक था, टायरलेसली काम करता था। उन्होंने मुझसे एक चीज़ कही, कभी थको मत, जिस दिन थक गए समझो तुम चले गए, तुमने बिस्तर पकड़ लिया। अपनी अंतिम सांसों तक काम करते रहो। कुछ ये मत सोचो कि लोग कैसा समझते हैं, लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, जूझो, करते रहो। मतलब उनका कहने का था कि रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, बट डोंट एवर सिट आइडल। मुझे उनसे बहुत ही ज़बरदस्त प्रेरणा मिली है। तो एक वक्त ऐसा आया जब वो अपनी किताब लॉन्च करने वाले थे, तो मुझे यहाँ इंडिया से मुझे फ़ोन आया कि टंडन तुम्हें बॉम्बे आना है, मैं चाहता हूँ कि मेरी किताब रोमांसिंग विथ लाइफ तुम लॉन्च करो बॉम्बे में, तुम उसकी पूरा संचालन करो स्टेज का। तो मेरे लिए एक ये बहुत ही गर्व की बात थी, मगर अफसोस मुझे छुट्टी नहीं मिली। और वो यहाँ तक तैयार थे कि मैं उनके साथ बॉम्बे चलूँ। मैंने उनसे कहा कि मेरा परिवार यहाँ का है, मेरी 2 बेटियाँ हैं जो कि लंदन में पैदा हुई हैं, वहीं बड़ी हो रही हैं, और मेरी पत्नी भी लंदन की पैदाइश है और वो यहीं काम करती है। उन्होंने जानते मुझे क्या कहा था? उन्होंने कहा था तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, पहले तुम आ जाओ साल भर के लिए, फिर मैं तुम्हारे परिवार को वहाँ ले जाऊँगा, वहाँ बुला लूँगा, अच्छा एक घर दे दूँगा, तुम्हारी पत्नी काम करना चाहेंगी तो काम भी दे दूँगा, अपनी कंपनी में दे दूँगा, यहाँ कहीं करवा दूँगा, वो अगर IT में है तो, लेकिन तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। मगर अफसोस मेरी पत्नी भारत जाने को तैयार नहीं थी। वो कभी सोच नहीं सकती थी कि वो लंदन की बॉर्न एंड ब्रॉट अप कभी भारत जाएंगे, और मेरे बच्चे उन दिनों बहुत छोटे थे। खैर तो ये सब हुआ, तो उन्होंने बम्बई में तो मैं जा नहीं सका, उन्होंने बॉम्बे में किताब लॉन्च की, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी, कहते जब मैं लंदन में अपनी बुक लॉन्च करूँगा तो नेहरू सेंटर में तुम चाहे कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, मैं तुम्हें बुलाऊँगा और तुम नेहरू सेंटर में मेरी किताब की लॉन्चिंग करोगे। दिस व्हाट हैपेंड। नेहरू सेंटर में मैंने जब उनसे मिला और उनकी बुक, मेरे ख्याल 450-500 पेजेस की बुक है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ी बुक है। तो जब मैं उनकी किताब पलट रहा था, उनकी किताब के पन्नों को, तो मुझे देखकर हंस रहे थे। वो बहुत बड़े पारखी थे, वो आपको जज करते थे इन अ वेरी पॉजिटिव वे। उन्होंने मुझे क्या क्या देख रहे हो? मैं कहा देव साहब, मतलब मैं सोच नहीं सकता कि आपने अपनी बुक लिख डाली, अपने पूरे जीवन का सार अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में डाल दिया। तो कहते तो क्या हो गया, तुम भी लिख सकते हो। तो मैंने देखा उनकी तरफ, मैं कहा अच्छा, मैं तब तक थोड़ा सा खुल चुका था उनके साथ, मतलब मैं उनसे ऐसे बात कर लेता था
जैसे मैं अपने किसी बड़े सियाने दोस्त से बात कर रहा हूँ, मैं कहते देव साहब कैसी बातें करते हैं आप, मैं किताब लिख सकता हूँ, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख सकता हूँ। कहते क्यों नहीं लिख सकते। मैं कहा मैंने जीवन में किया ही क्या है। कुछ साल हुए हैं BBC में काम कर रहा हूँ, 1994 में लंदन आया था, उससे पहले रेडियो किया। हाँ तो कहते कुछ तो किया। रेडियो कितने साल किया। मैं कहा 24-25 साल। हाँ तो उसको लिखो, तुम्हारा तजर्बा है, तुमने थिएटर किया। देन अचानक उनकी टोन बदल गई। पहले उनकी टोन थी कि करो करो करो, क्यों ना करो। फिर उनकी टोन में एक समझाने वाली टोन बन गई उनके। कहते देखो टंडन, ज़िंदगी में कुछ भी करो लेकिन अपनी आत्मकथा ज़रूर लिखो। ये कहते मैं तुम्हें ही नहीं, जिस को मिलता हूँ उसको कहता हूँ, क्योंकि आप जब अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो आप उसमें अपने आप को ढाल देते हैं। आपका व्यक्तित्व तो आपके सामने आकर खड़ा होना शुरू हो जाता है कि आप किस कैरेक्टर के और किस पर्सनैलिटी के इंसान रहे हैं। सो कहते मेरे कहने का मतलब है कि आत्मकथा लिखो। मैंने फिर वहाँ उनको टोक दिया। मैं देव साहब कैसी बातें करते हैं आप, मैं और आत्मकथा में क्या, आपकी 450-500 पेज की बुक है ये, और मेरी कितनी होगी। कहते कितनी होगी, 10, 15, 20, 50, ठीक है ना, यही कहना चाह रहे हो ना। मैं कहा हाँ। तो कहते तो क्या हुआ, जो तुमने किया है वो लिख डालो और लिखो और अपने बच्चों को दो। लेकिन कहते एक बात है, कुछ भी चीज़, कोई भी शब्द, कोई भी वाक़या, कोई भी इंसिडेंस, उसमें झूठ मत लिखना। वो लिखना जो तुम्हारी ज़िंदगी में घटित हुआ, बिल्कुल सच एंड ओनली ट्रूथ, ताकि तुम्हारे बच्चों को पता लगे कि उनके पिता जो थे, जो उन्होंने किया, वो आज उसकी क्या वैल्यू है। मैं चुपचाप सुनता रहा। तो कहते इसलिए ये मत सोचो कि इतने पेजेस होंगे, ये सोचो कि तुमने जो किया है तुम उनके लिए छोड़ कर जा रहे हो। कहते तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारा पास्ट नहीं देखा, शादी से पहले तुम क्या थे, शादी के बाद तुम्हारे बच्चे हो गए, उसके बाद तुम चली रहे हो उनके साथ, वो देख रहे हैं। लेकिन उनको अपना पास्ट दिखाओ, उनको वो दिखाओ जो तुम बचपन से लेकर अब तक थे अपने माँ बाप के साथ। साहब मैं तो चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा, और वो बात उनकी मेरे दिल में घर कर गई। मैं बड़ा हैरान था। तो मुझे कहने लगे, मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने। मुझे कहते चलो अभी शाम को क्या कर रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं, तो होटल चलो मेरे साथ। बाद में, और मुझे पता था कि मेरा घर होटल से बहुत दूर है, मुझे ट्रेन की दिक्कत हो जाती थी। कहते मैंने कहा साहब, तो कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हें टैक्सी से छुड़वा दूँगा। तो मैंने ठीक है तो सर, हम उनके घर चले गए। 1-2 और मेहमान उन्होंने बुलाए हुए थे, उनके होटल चले गए। मैं से हम लोगों ने खाना वाना खाया। उसके बाद से मैं उनके पास तकरीबन 1 बजे तक बैठा था। वो देर तक सोते जागते थे और सुबह जल्दी उठ जाते थे। बातें इधर उधर की करते रहे। मतलब मैं आपसे कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनके बहुत ही करीब था। उनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उनके जो कोट्स हैं, जैसे आई विल डाई इन माई बूट्स, राइट योर ऑटोबायोग्राफी, you make sure you write the truth, every single word should be truth in that, but only truth. So ये सब चीज़ें मेरे अंदर घर कर गई थी। तो मैं चला गया। उसके बाद मैं उनसे मिलना जुलना जारी रहा, और फिर एक दिन पता लगा कि वो आए हुए हैं। और कुछ दौरान ऐसा रहा कि जब मेरी उनसे मुलाकातें थोड़ी सी कम होने लगी। यानी वो आते थे, लंदन आए, सीधा स्कॉटलैंड चले गए, और मैं स्कॉटलैंड जाने ही पाता था, मेरा काम था। तो एक दिन आए और मुझे उनके सेक्रेटरी जो थे, जो मुझे जानते थे बहुत अच्छे, उनका फ़ोन आया था, कृष्ण जी देव साहब आ रहे हैं कल। अरे मैंने कहा बहुत अच्छी, मैंने कहा बहुत टाइम हो गया मुझे भी मिले हुए। तो कहते आप आ जाइए। कहते थोड़ा सा बीमार रहते हैं और थोड़ी सी सेहत भी उनकी कमज़ोर हो गए हैं काफ़ी, लेकिन काम से नहीं बाज आते, काम करते रहते हैं, उठते बैठते सो जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हाथ में उनके, मतलब उनका ये है कि उनका एक फ़ोल्डर हाथ में रहता, वो इतना काम करते हैं। तो मैंने कहा हाँ, उनके पिछली फिल्म जो थी वो भी शायद नहीं चली। कहता वो परवाह नहीं करते, वो परवाह नहीं करते कि फिल्म चली नहीं चली, उनको तो बस काम करना है। उनको ये नहीं परवाह कि कितने लोग देखेंगे, थिएटर में कितने लोग आएंगे। उनको ये है कि देव आनंद काम कर रहा है, देव आनंद अभी ज़िंदा है, मरते दम तक काम करेगा। तो साहब मैं उनसे मिलने गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं आखिरी समय में उनके साथ था तो बहुत बहुत कमज़ोर हो चुके थे। ये बात है लगभग 2011 की। अच्छा, इससे पहले मैं आपको अगर लेके चलूँ तो मैं, जैसे उन्होंने मुझे कहा कि ऑटोबायोग्राफी लिखो, ये बात उन्होंने मुझे कही, मैंने घर पर भी अपनी वाइफ को बताई, बट
माई वाइफ ओनली हैड हर्ड ऑफ हिम, कि उन्होंने फिर मैंने तो पिक्चर्स उनको दिखाई, मूवीज़ उनकी, तो कहती इज़ वेरी इंप्रेसिव गाय, वेरी वेरी इंप्रेसिव गाय। तो ये बात मेरे दिमाग से हर हाल में कहीं निकल गई। मैं अपनी रोज़ी रोटी कमाने के चक्कर में ऐसा डूबा कि ऑटोबायोग्राफी तो बहुत दूर की बात है, मुझे एक शब्द भी लिखने की या किसी से सुनने की फुर्सत तक नहीं थी। मैं बीबीसी से मुझे छुट्टी मिल गई, रिडंडेंसी मिल गई 2008 में, और मेरा काम ऐसा हो गया कि काम कभी था कभी नहीं था, रादर ज़्यादा तक काम नहीं था, क्योंकि कोई सैलरी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। और वो दौरान मेरा ऐसा था कि जब मैंने अपना घर परिवार संभाल लिया, अपने बच्चों की परवरिश शुरू की एज अ हाउस हस्बैंड फॉर 8 years। खैर, बिसाइड्स दैट पॉइंट, तो जब मैं उनसे मिलने गया तो बहुत ही फेल थे। बैठे हम लोग बात करते रहे, कैसे हो, तुम कहाँ गुम हो जाते हो, तुम कहाँ चले जाते हो, तुम्हारा पता नहीं होता। अगर साहब आप भी आते हैं तो स्कॉटलैंड चले जाते हैं, मुझे सिर्फ इनसे पता लगता है कि आप आए हुए हैं, लेकिन तुम कभी मुझे स्कॉटलैंड मिलने नहीं आए, मैं नाराज़ हूँ तुमसे। तो अपने बेड पर लेटे हुए थे, वैसे एवरीथिंग वॉज ऑन लाइक बूटेड शूटेड एज नॉर्मल एज ही वॉज एज ही यूज्ड टू। तो मैंने कहा देव साहब शाम का वक्त है, आप चेंज कर लीजिए। कहते क्यों, क्या चाहते हो, मैं क्यों चेंज करूँ? कहते हैं मैंने वर्किंग मोड, मैं चेंज कर लूँगा तो मैं सो जाऊँगा, मैं चेंज तब करता हूँ जब मुझे फाइनली सोने जाना होता है, व्हेन आई वांट टू रिटायर। मैं चुप, मैं कहा ओके। तो मुझे कहने लगे तुम ना टोकते बहुत हो टंडन, तुम बेकार की बातों मत सोचा करो, तुम टोको मत, बस तुम सुनो। उन्होंने एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, उन्होंने वो स्क्रिप्ट मेरे हाथ में दी, मुझे कहने लगे ज़रा पढ़ो। तो मैंने मन में पढ़ना शुरू कर दी। अब जब वो मुझे कह रहे हैं पढ़ो, तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं उसे लाउडली पढ़ूं। तो मुझे कहते हैं कि पढ़ो, अरे भाई ऊंची पढ़ो और थोड़ा ऊंचा पढ़ो, मुझे कम सुनने लगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने ऊंचा पढ़ना शुरू किया, और हम मानेंगे नहीं कि वो मतलब स्क्रिप्ट में पढ़ रहा था, लेकिन मैं सोच रहा कि देव साहब फिर इस पर लाखों पाउंड खर्च कर देंगे, और इसलिए वो आए थे। वो कुछ लोकेशन ढूंढ रहे थे वहाँ, और अपनी फिल्म, अगली फिल्म बनाने वाले थे। कि जबकि उनकी एक फिल्म जिसका नाम था चार्जशीट, वो सितंबर 2011 या 12 में रिलीज़ हुई थी समथिंग, और इट वाज आफ्टर हिज डिमाइस। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू की, तो उनके जो सेक्रेटरी थे वो कुछ सामान वगैरह इकट्ठा करने लग गए, कुछ चाय पानी और समथिंग। तो सोए हुए थे, आंखें बंद थी और सुन रहे थे। मुझे लगा सुन रहे हैं, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे, वो चले गए थे। वो मुझे एहसास ही नहीं हुआ उस पल का। वो पल आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है कि वो शून्य हो गए थे, चले गए थे। तो मैंने धीरे से उनके सेक्रेटरी जी को, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ, को कहा, मैं कहा अंकल, आई यूज्ड टू कॉल हिम अंकल, अंकल आप ये देखना। तो उन्होंने उनको देखा, देव साहब हाथ बुलाया 2-3 बार, माथे पर हाथ रखा। तो मुझे धीरे से कहते हैं, बुलाते हैं, कहते स्क्रिप्ट यहाँ रखो, इशारा किया कि गए। वाह वाह रे रब, वाह रे तेरी कुदरत तूने। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि उस इंसान ने, इंसान की बात उस रब ने भी पूरी कर दी, पक्की कर दी, और पूरी तरह से सुन ली कि I'll die in my boots। उनकी 2-3 बातें और बड़ी अहम थी। उन्होंने अपनी जीवनी में भी लिखा है कि मैं जहाँ भी मरूँ, जिस भी देश में मरूँ, मुझे तामझाम नहीं चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा मृत शरीर उस देश से भारत लेकर ले जाया जाए और वहाँ लोगों को इकट्ठा किया जाए। तो ये बात मुझे पता थी। तो अब हो गया सब, ये लंदन में ये हादसा हो गया, अब कैसे करें। तो खैर वो हाल आप सोच सकते हैं हमारा क्या होगा कि हमारे साथ एक बहुत ही मायनाज शख्सियत लेटी हुई है, जो कि जा चुकी है, जिसका श्वास रुक चुका है, और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
हम लोग उसको अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग उसको दुनिया को बताना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं थे और हम नहीं चाहते थे उनकी ये अंतिम इच्छा गड़बड़ हो, उसकी पूर्ति ना की जाए। खैर, हमने हॉस्पिटल में तो डेफिनेटली फ़ोन करना था, क्योंकि यहाँ यूके का नियम है कि यू कैन नॉट कीप एनी बॉडी एट होम, डेड बॉडी आई मीन टू से, तो वो फ़ौरन चली जाती है, ले जाते हैं हम लोग के लिए, क्योंकि इंडिया की तरह यहाँ नहीं है ऐसा यूके में। खैर किया, उसके बाद से दूसरे दिन मैंने अपने घर पर फ़ोन किया कि मैं बहुत देर से आऊँगा, पता नहीं आऊँगा कि नहीं। दूसरे दिन से हम लोगों ने धीरे धीरे इसकी प्लान करनी शुरू की कि इसे कैसे किया जाए। मैंने इंडिया हाउस में अपने कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल किया और लोगों से कहा, वहाँ के जो टॉप बॉसेस थे, मैंने कहा भाई देव साहब आए हुए थे और ऐसा हो गया। अरे हड़कंप मच गया, मतलब उनके लिए तो ऐसा था कि अरे वो कब आए और कब चले गए पता ही नहीं लगा। खैर धीरे धीरे उनका सब अरेंजमेंट किया, बॉम्बे में उनके रिश्तेदारों को खबर की गई, उनके परिवारजनों को खबर की गई, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटी, उनके भांजे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, सब तो चौथे या पाँचवें दिन सब लोगों ने आना, तीसरे या चौथे दिन सब ने आना शुरू किया, क्योंकि टाइम भी लग जाता है। किसी को वीज़ा की ज़रूरत थी, कोई वैसे ही आ सकता था बाहर वीज़ा के, उसके पास वीज़ा था, कुछ टिकट सब वटेवर। तो साहब एक छोटे से फंक्शन में छोटा सा एक गैदरिंग था जहाँ उनका दाह संस्कार किया गया। बाद में पता लगा सबको, हाँ हमने एक स्क्रीन बाहर लगा दिया था बाहर कि भाई जहाँ क्रेमेटोरियम के बाहर, तो भाई ऐसा हो गया है, पेपर में भी न्यूज़ आ चुकी थी तब तक। लेकिन क्योंकि ये 3 या 4 दिन के बाद की बात थी, इसलिए लोगों को इतना नहीं पता था। अगर लोगों को पता लग जाता तो शायद पूरा का पूरा लंदन सड़कों पर उतर आता। तो साहब ये थी मेरे दिल पर उनकी छाप। और जो ऑटोबायोग्राफी की बात थी वो मैं बिल्कुल ही भुला चुका था, क्योंकि शायद ये मेरी नादानी थी, शायद ये मेरा बचपना था, शायद ये मेरी बेवकूफ़ी थी। आप हैरान होंगे कि कुछ साल पहले जब मैं भारत आ जा रहा था तो मैं अपने घर में बैठा हुआ था, तो मेरे बच्चों को मैंने कहा, मैं कि देखो मेरी ये पंजाबी फ़िल्म रिलीज़ हुई है, ये मेरी हिंदी फ़िल्म रिलीज़ हुई है, ये वो ब्ला 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 बहुत सी चीज़ें बता रहा था। तो अचानक उन्होंने कहा कि पापा वी वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट योर पास्ट, वी वुड लाइक टू नो अबाउट आवर दादा दादी, योर ब्रदर, योर यू नो ऑल relatives, your uncle, aunt and everything. We don't know anyone. We haven't seen because we are born and brought up here and you have been here for last 32 years. So please tell us. वहाँ साहब मेरी ये बात थक लगी मेरे दिमाग में जाके। तो मैंने कहा बेटे I think I should write autobiography. They said Papa this would be wonderful idea and leave that at least as your legacy for us. वहाँ मुझे ऐसा लगा जैसे देव साहब ऊपर से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और हंस रहे हैं कि बेटे देर आए दुरुस्त आए। तुम्हें मैंने तब कहा था, ये बात है 2005-2006 की, और तुम्हें याद आई 2020 और 21 में। चलो याद तो आई, वही बात है ना, देर आए दुरुस्त आए। तो मैंने न जाने क्यों एक हल्के से मन से अचानक ऊपर देखा, जैसे मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने आंखें बंद करके उन्हें धन्यवाद दिया। मैं कहा देव साहब पहले तो धन्यवाद आपका, आपने मुझे इसके लिए प्रेरित किया। अब मैं जूझ जाऊँगा, लग जाऊँगा और मैं अपने बारे में जानकारियाँ एकत्रित करूँगा, अपने रिलेटिव से मिलकर, अपने बुज़ुर्गों से मिलकर। कुछ हैं कुछ नहीं है, लेकिन मैं करूँगा और मैं इस चीज़ को सार्थक करूँगा। आई विल मेक दिस पॉसिबल, आई विल मेक दिस हैपन एंड माई बुक विल डेफिनेटली कम आउट। मैं अपने अंदर ये कन्विक्शन लेके चलता रहा। तो साहब कहने का मेरा मतलब ये है कि मुझे ये चीज़ आज भी याद है कि उन्हीं की वजह से, उन्हीं की बदौलत मेरी ये किताब पब्लिश हुई है। और मुझे 5 साल लग गए अपनी किताब को लिखने में, और इनके लिए मैंने पूरा एक कैसे मेरे साथ उनका था अपनी बुक में लिखा हुआ है। तो वो शख्स ऐसा था जिसने लोगों को ज़मीन से उठाया है, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान था जिसने लोगों को ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठाया है, लेकिन कभी क्रेडिट नहीं लिया। वो अजीम शख्सियत थी देव साहब। हंसना, मुस्कुराना,
मुझे याद है एक प्रोग्राम हुआ था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कोई दिल्ली में, बॉम्बे में हो रहा था, जैसे तरह तरह की कुछ कंपनीज करती रहती हैं। तो वहाँ बड़े बड़े जितने भी यहाँ के एक्टर्स हैं, नए नए एक्टर्स हैं, यंग यंग लड़कियाँ हैं, हीरोइंस हैं, वो सब फ्रंट रो में बैठी हुई थी, आगे बिल्कुल रिजर्व। और मेरी अचानक नज़र पड़ी, जब कैमरा फोकस वो एक्ट्रेस पर घूम रहा था, तो मैं टीवी पर बैठ के देख रहा था, और देव साहब इन द मिडल ऑफ द हॉल, मेरे ख्याल 7वीं 8वीं रो में सबसे पीछे कहीं बैठे हुए थे, छिपे हुए थे। मुझे इतनी हैरत हुई, मैं कि देखिए ये इंडस्ट्री कितनी ही बेवफा है, किसी की नहीं हो सकती। अचानक किसी एंकर ने देखा, अरे अरे हमारे बीच में तो सदाबहार हीरो देवानंद साहब बैठे हुए हैं, और सब ने पीछे मुड़कर देखा तो देव साहब खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया, लेकिन किसी ने ये नहीं किया और ना ही ये अनाउंस किया कि देव साहब कृपया मंच पर आइए, कुछ कहिए, नहीं, क्योंकि वो तो उस वक्त उनका डाउनफॉल चल रहा था। लोग हंसते थे कि अरे देव साहब को क्या बात है भैया, ये फिल्में बनाते जा रहे हैं, कोई फिल्म चलती नहीं। लेकिन सबक किसी ने नहीं लिया, और किसी ने ये नहीं सोचा कि आखिरी दम तक वो करते रहे जो वो करते रहे, क्या हम और आप कर पाएंगे? कभी नहीं। हम और आप सिर्फ पैसा कमाते हैं, उस आदमी ने पैसा कमाया और लगाया। मुझे बड़ी बहुत ही मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि जिस समय उनके देहांत के कुछ साल, मेरे ख्याल तो 1-1.5 साल के बाद, जब उनके यहाँ नवकेतन फिल्म्स में उनकी मूर्ति लगाई थी, तब भी मैं वहाँ मौजूद था। मुझे बुलाया गया था, मैंने बोला था मैं बॉम्बे में हूँ, तो मुझे बुलाया गया था। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट फंक्शन, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट मोमेंट। तो मेरे लिए किसी स्टार से मिलना, क्योंकि मैं काम करता हूँ फिल्मों में, स्टार्स को भी मिलता हूँ, हाँ ही हो, हाय हेलो भी होती है, लेकिन मेरे ऊपर आज तक किसी ने ऐसी छाप ही नहीं छोड़ी कि आपको प्रेरित कर सके, आपको उंगली पकड़कर, आपका हाथ थाम कर आगे ले जा सके। तो शत शत नमन है उस महान कलाकार को, सदाबहार कलाकार को, देवानंद साहब को। तो प्लीज़ आप मेरी बातें सुनिए और महसूस कीजिए कि इस वक्त मुझे कैसा लग रहा होगा। और इसके साथ ही मैं आवाज़नामा के सभी अपने प्यार करने वालों को, सभी सामाइन को नमस्कार कहते हुए आपसे अलविदा लेता हूँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय।